चक्र को कर रहा हूँ वेग जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन यदि हो कहीं कुछ। परम भाव प्रकाशक नय चक्र द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की चर्चा हमने यहाँ प्रारंभ की थी। बहुत थोड़ी चर्चा यहाँ हुई है, किसे कहें द्रव्यार्थिक नय और किसे कहें पर्यायार्थिक नय। तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कह दी थी कि वस्तु के मूल दो अंश हैं, एक अंश का नाम द्रव्य है और दूसरे अंश का नाम पर्याय है। जो द्रव्य वाला अंश है उसे सामान्य भी कहते हैं और जो पर्याय वाला अंश है उसे विशेष भी कहते हैं। और जो वस्तु है वो सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है। तो तीन बातें हो गई, एक तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक या वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक, ठीक है। दूसरी बात हो गई द्रव्य वाला अंश और पर्याय वाला अंश। तो परिभाषा यहां बना दी कि द्रव्य वाले अंश को जो श्रुत ज्ञान की पर्याय विषय करेगी उसे हम कहेंगे द्रव्यार्थिक नय। पर्याय वाले अंश को जो श्रुत ज्ञान की पर्याय विषय करेगी उसे हम कहेंगे पर्यायार्थिक नय। कितना सरल है। द्रव्य वाला अंश द्रव्यार्थिक नय का विषय है, पर्याय वाला अंश पर्यायार्थिक नय का विषय है। और द्रव्य पर्याय से युक्त पूरी वस्तु वो प्रमाण का विषय है। यहाँ प्रमाण, नय और निक्षेप इन तीनों की बहुत संक्षिप्त और सुंदर परिभाषा एक ही गाथा के अंदर प्रस्तुत की माइल्ड धवल स्वामी ने। कहा वत्थु प्रमाण विषयम नय विषयम हवई वत्थु एकंसम जम दोहि निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम। वस्तु तो प्रमाण का विषय है, पूरी वस्तु की बात है, वहां भेद करके देखने की बात नहीं है, अभेद अखंड देखने की भी बात नहीं है, सभी अंशों की मुख्यता की बात है। इसलिए वस्तु प्रमाण विषयम। और नय का विषय क्या होता है? नय विषयम हवई वत्थु एकंसम, वस्तु का एक अंश। ये सारी बातें अपन नयों की परिभाषा, नयों के सामान्य स्वरूप उस सब प्रकरण में देख चुके हैं, है ना। तो नय का विषय वस्तु का एक अंश है। और निक्षेप क्या है? जम दो ही निर्णय अट्ठम, इनके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से जो निर्णीत वस्तु है तम निखेवे हवई विषयम, वो निक्षेप का विषय बनती है। ये सब बातें अपन यहां कर चुके थे। अब इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण, दृष्टि के विषय का स्पष्टीकरण। दृष्टि का विषय जानते हैं आप क्या होता है? अब यहां जो दृष्टि के विषय में जो दृष्टि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो दृष्टि है श्रद्धा। और जब हम जीर्ण दिट्ठी विहीणा, वहां जो दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं वो है ज्ञान की पर्याय। माने दृष्टि शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में है या श्रद्धा के अर्थ में है, ये आपको देखना पड़ेगा। दृष्टि माने ज्ञान। नय के प्रकरण में जो दृष्टि है, जब हम कहते हैं नय दृष्टि से, नय दृष्टि से मतलब श्रुत ज्ञान की पर्याय अपेक्षा से, नय दृष्टि मतलब श्रुत ज्ञान की पर्याय। और जब हम बात कहते हैं दृष्टि का विषय, एक तो वो दृष्टि नय वाली, और ये दृष्टि का विषय मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धा का विषय क्या होना चाहिए? हमारी श्रद्धा का, सम्यक श्रद्धा का विषय क्या होता है? सम्यक दृष्टियों के श्रद्धान का विषय क्या है? किसमें अपनापन किया जाना चाहिए? वो वस्तु कैसी है? उस वस्तु का स्वरूप क्या है?
तो किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु चतुष्टय संपन्न दिखती है। देखिए चतुष्टय, बोर्ड पर देखो क्या लिखा है, चतुष्टय के नीचे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये कहलाते हैं चतुष्टय। माने वस्तु का निर्णय, वस्तु का निर्धारण, वस्तु को देखना है, सब ओर से देखना है। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जब तक वस्तु को ना देखा जाए तब तक आपने पूरी वस्तु को देखा ये नहीं कहा जा सकता है, आपको पूरी जानकारी है ये नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से किसी एक ही पक्ष को स्वीकार करने वाला व्यक्ति एकांतवादी भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी रह सकता है। आपको वस्तु का सभी ओर से ज्ञान करना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से फिर द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु, पर्यायार्थिक नय की विषयभूत वस्तु और प्रमाण की विषयभूत वस्तु कैसी है, इन बातों को गहराई से देखना पड़ेगा। यद्यपि चार्ट देखने से बहुत सी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। हम यहां से पढ़ते हैं, कुछ चर्चा करेंगे। देखिए पेज नंबर 208, 208 नंबर पेज पर तीसरी चौथी लाइन है ना, दूसरा पैराग्राफ। प्रमाण की विषयभूत प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक के समान, सामान्य विशेषात्मक प्रमाण की विषयभूत वस्तु है, इसका कोई आगम प्रमाण है आपके पास में? नहीं है। ध्यान, परीक्षा मुख का सूत्र पीछे पेज पर तो पढ़ा है हमने। तो प्रमाण की विषयभूत वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ये बात तो हम कनिष्ठ वरिष्ठ से पढ़ चुके हैं। कब पढ़ते हैं परीक्षा मुख? कनिष्ठ में, कनिष्ठ में ही पढ़ ली थी हमने कि प्रमाण की विषयभूत वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, और अब सेकंड ईयर फाइनल में आकर के भी यही बात पढ़ा रहे हैं। अब तो यहां कुछ विशेष कहना चाहते हैं इन सब बातों के बारे में। जिस तरह से प्रमाण की विषयभूत वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, उसी प्रकार, उसी तरह से वो नित्यानित्यात्मक भी होती है, एकानेकात्मक भी है और भेदाभेदात्मक भी है। शायद बोर्ड पे दिख रहे होंगे आपको वाक्य, प्रमाण की विषयभूत वस्तु, चार बातें आ गई है यहां, सामान्य विशेषात्मक, भेदाभेदात्मक, नित्यानित्यात्मक और एकानेकात्मक, है ना। यही वाक्य यहां लिखा है, ये चार प्रकार से हो गई। अब उसमें जो ये चारों बातें कही है, इन सब में द्रव्यार्थिक नय का विषय बनने वाला वस्तु का सामान्य अंश, जो द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है, वो कैसा है? नित्य है, एक है एवं अभेद स्वरूप है। ये चार शब्द दिख रहे हैं द्रव्यार्थिक नय के नीचे, देखो, सामान्य है, अभेद है, नित्य है और एक है। इसी तरह से कह रहे हैं पर्यायार्थिक नय का विषय बनने वाला विशेषांश अनित्य, अभेद एवं भेद स्वरूप है। विशेष, भेद, अनित्य और अनेक। माने इस चार्ट को देखने से हमें यह पता लग रहा है कि द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु सामान्य, अभेद, नित्य और एक रूप हो सकती है। द्रव्यार्थिक नय के पाले में जाएगी ये सारी बातें। विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, ये सारी बातें पर्यायार्थिक नय के खाते में जाएगी। और जब भी हम प्रयोग करते हैं, सामान्य विशेषात्मक बोलो, नित्यानित्यात्मक कहो, भेदाभेदात्मक कहो, एकानेकात्मक कहो, ये सारी कौन से खाते में जा रही है? माने जब हमने कहा वस्तु एकानेकात्मक है तो क्या समझना, प्रमाण की चर्चा चल रही है। जब हमने कहा वस्तु भेदाभेदात्मक है तो क्या समझना, प्रमाण की बात चल रही है। ठीक है। अभी इसमें ये और कहना चाहते हैं कि बात तो प्रमाण की है, लेकिन कौन से चतुष्टय की अपेक्षा से, कौन से एंगल से। जैसे हमने नित्यानित्यात्मकता की बात कही, तो नित्यानित्य वस्तु है, ये प्रमाण का विषय तो है, लेकिन काल वाले फैक्टर से देख रहे हैं तो नित्यानित्य दिखेगा। इधर से देखो आप, यहां काल है और सामने उधर से देखो तो प्रमाण की विषयभूत वस्तु नित्यानित्यात्मक है। माने इसमें से कोई भी चीज उठा लो, हमने उठाया भेद, तो भेद के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
पर्यायार्थिक न्याय का विषय कौन से एंगल से? क्षेत्र की अपेक्षा से। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको देखते ही समझ में आ रही है बात कि जब हमने भेद का कथन किया तो क्या समझना चाहिए कि क्षेत्र की अपेक्षा से पर्यायार्थिक न्याय का कथन है। ये सब जितने वाक्य यहां बन सकते हैं, कितने वाक्य बन सकते हैं देख सकते हैं आप। देखो वाक्य किस तरह से बना सकते हैं अपन, दो तरह से वाक्य बन सकते हैं यहां। एक बात तो ऐसी हो सकती है, द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत वस्तु द्रव्य अपेक्षा से सामान्य है। वाक्य कॉमन होंगे। द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत वस्तु द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत वस्तु क्षेत्र अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत वस्तु काल अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत वस्तु भाव अपेक्षा से। 4 वाक्य हो जाएंगे। कैसी है वो आपको यहां से देखना पड़ेगा। माने पहला वाक्य बनेगा कैसा? द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत वस्तु द्रव्य अपेक्षा से सामान्य है। बना सकते हैं वाक्य। दूसरा वाक्य क्या होगा? द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत वस्तु क्षेत्र अपेक्षा से अभेद है। द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत वस्तु काल अपेक्षा से नित्य है। माने जब कभी हमने ये कहा कि द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु नित्य है, ऐसे प्रयोग करते हैं ना, द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु कैसी है? बोले नित्य है। तो इसका मतलब समझना चाहिए जो नित्य कहा जा रहा है ये काल वाले फैक्टर से वस्तु को देखा गया है। द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु को नित्य कहना मतलब काल की अपेक्षा से देखना है। और भाव की अपेक्षा से देखें, द्रव्यार्थिक न्याय से भाव की अपेक्षा से वस्तु एक रूप है। ऐसे 4 वाक्य बन गए। ऐसे पर्यायार्थिक न्याय के 4 बनाओ। बोलो पर्यायार्थिक न्याय से द्रव्य अपेक्षा से वस्तु विशेष है, पर्यायार्थिक न्याय से क्षेत्र अपेक्षा से वस्तु भेद रूप है, पर्यायार्थिक न्याय से काल अपेक्षा से वस्तु अनित्य है, पर्यायार्थिक न्याय से भाव अपेक्षा से वस्तु अनेक है। क्लियर हो गई बात? अब इसी को प्रमाण की अपेक्षा, प्रमाण की तरफ से लगा लो आप बात। प्रमाण की अपेक्षा से या प्रमाण की दृष्टि से द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु सामान्य है। ऐसी प्रमाण दृष्टि से क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु, प्रमाण की अपेक्षा से काल की अपेक्षा से, और प्रमाण की दृष्टि से भाव अपेक्षा एकानेकात्मक है। स्पष्ट हो गई बात? इसका मतलब जब कभी भी द्रव्यार्थिक न्याय के विषय की बात आएगी तो अकेला सामान्य नहीं होगा, सामान्य अभेद नित्य एक, ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय हो गया। माने ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, या दिमाग में रखना, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा वस्तु का स्वरूप बतलाओ, तो हम ये कहेंगे द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा वस्तु का स्वरूप सामान्य अभेद नित्य एक है। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो क्या होगा इसका जवाब? द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य, क्षेत्र की अपेक्षा से काल की अपेक्षा से भाव की अपेक्षा से, इतना विस्तार हो गया उसका। देखो यदि ये चार्ट समझ में आया है आपके, तो अब मैं यहां से पढ़ता हूं, ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। बोलो विकेश। हाँ सही बात है, बैठो नीचे। आपका ये कहना है, इनका ये कहना है कि भाई प्रमाण से तो पूरी वस्तु को ग्रहण करते, और आपने प्रमाण की दृष्टि से द्रव्य अपेक्षा से वस्तु को सामान्य विशेषात्मक कहा है। अब यदि आप सामान्य विशेषात्मक कह रहे हो तो ये बात तो अकेली द्रव्य वाले एंगल से हुई ना, क्षेत्र काल और भाव तो छूट गया, तो प्रमाण का विषय कैसे बना? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रमाण के विषय में तो पूरी वस्तु का ग्रहण होना चाहिए, आपने तो अकेले एक ही एंगल का ग्रहण किया है। तो सुनो भाई, प्रमाण के विषय के संदर्भ में एक वाक्य हमने परसों कहा था आपसे। क्या कहा था? कि द्रव्य पक्ष
और पर्याय पक्ष, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय और पर्यायार्थिक न्याय का विषय, इन दोनों विषयों को युगपत ग्रहण करना वो प्रमाण का विषय बन जाता है। सामान्य विशेषात्मक मतलब पूरी वस्तु है, लेकिन वो जो पूरी वस्तु है वो पूरी वस्तु द्रव्य की अपेक्षा देखी गई है। समझ में आ रही है बात? भेदा भेदात्मक जब हमने कहा है तो अधूरी वस्तु की चर्चा नहीं की है, भेद और अभेद से मिली हुई पूरी वस्तु की बात की है। दोनों पक्षों का युगपत प्रकाशन, जहां मुख्यता गौणता नहीं है। प्रमाण का लक्षण क्या था? प्रमाण किसे कहें हम? भाई नए में तो मुख्यता गौणता है, प्रमाण में मुख्यता गौणता नहीं है ना। जब हमने भेदा भेद का कथन किया है तो भेद और अभेद इन दोनों में से कोई भी मुख्य और कोई भी गौण नहीं है, दोनों की चर्चा है युगपत। एक की मुख्यता और एक की गौणता नहीं है, दोनों का युगपत कथन होने से वो प्रमाण का विषय बन जाता है। हमने पहले भी ये बात आपको बतलाई थी कि जैसे मान लो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, या ऊपर ही लगाओ फर्स्ट वाक्य में जो सबसे पहला पॉइंट है, सामान्य विशेषात्मक से भी ऊपर, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय का विषय मिलकर प्रमाण का विषय बन जाता है। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है चतुष्टय के सामने? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, और इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो और वहां इक्वल टू लगा दो, तो द्रव्यार्थिक प्लस पर्यायार्थिक इक्वल टू प्रमाण। जो जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होगा, जो पर्यायार्थिक न्याय का विषय होगा, वो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों न्यायों के विषय मिलकर प्रमाण का विषय हो जाएगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं देख रहे हैं तो प्रमाण कैसे बनेगा। अरे यदि इस तरह से प्रमाण की बात करेंगे तब तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय प्रमाण हो ही नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु छद्मस्त के ज्ञान का विषय बन सकती है? होती नहीं है। अरे अनंत शब्द ही केवल ज्ञान का विषय है। मतिश्रुत ज्ञान का विषय जो है वो है संख्या, संख्यात। अवधि मने पर ये ज्ञान का जो विषय है वो है असंख्यात, और केवल ज्ञान का विषय है अनंत। या उल्टा लगाओ, इसमें दोष आएगा इस तरह के कथन में, उल्टा लगाओ। ऐसा कह सकते हैं अनंत केवल ज्ञान का विषय है, असंख्यात अवधि मने पर ये ज्ञान का विषय है, और संख्यात मतिश्रुत ज्ञान का विषय है। क्या? या मतिश्रुत ज्ञान का विषय संख्यात मात्र है, ऐसा। क्योंकि क्या है, जैसे हमने दोष की जो बात कही ना मैंने, वो दोष इस तरह से कि यदि हमने ऐसा कहा कि अवधि और मने पर ये ज्ञान का विषय असंख्यात है तो सदोष कथन होगा। क्या दोष आएगा इसमें? संख्यात भी तो है। जैसे हमने कहा केवल ज्ञान का विषय अनंत है, विकेश आकाश, केवल ज्ञान का विषय अनंत है, तो दोष क्या आएगा इसमें? अरे संख्यात और असंख्यात भी तो केवल ज्ञान का विषय है। अभी इस वाक्य को उल्टा करो, अनंत केवल ज्ञान का विषय है तो सही है, असंख्यात अवधि मने पर यह ज्ञान का विषय है, ठीक है ना, केवल ज्ञान का भी विषय है, और संख्यात मतिश्रुत अवधि मने पर यह और केवल ज्ञान का विषय है, संख्यात, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु में अनंत गुण अनंत धर्म है। बोलो क्या चीज? हाँ हाँ, अनंत भी है, ऐसा क्यों लगा रहे हो? हाँ ऐसा कह सकते हैं, संख्यात असंख्यात और अनंत, हाँ ठीक है। इसीलिए तो जब प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की चर्चा करते हैं हम, तो वहां ही और भी शब्द का प्रयोग होता है। अभी ही और भी के संदर्भ में भी बहुत सुंदर चर्चा आएगी, आगे कुछ दिनों में चर्चा आएगी, तब करेंगे अपन। लोगों को ऐसा लगता है कि भी समन्वय की सूचक है और ही में एकांत की दुर्गंध आती है, इसलिए जैन दर्शन में ही का कोई स्थान नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं।
जबकि बहुत सुंदर ढंग से आगे इस विषय को स्पष्ट किया है कि ही शब्द का प्रयोग ये एकांत का सूचक नहीं है, अपितु बात की या विषय की दृढ़ता का सूचक है। नयों का प्रयोग जहां होता है वहां ही, और प्रमाण का प्रयोग जहां होता है वहां भी शब्द का प्रयोग। जैसे इसी वाक्य में लगा लो, ये जो अपन ने वाक्य बनाए हैं, हमने कहा वस्तु सामान्य भी है, वस्तु अभेद भी है, वस्तु नित्य भी है, और वस्तु एक भी है। तो जब हमने कहा सामान्य भी है, इसका मतलब विशेष भी है। जब हम कह रहे हैं कि वस्तु नित्य भी है, इसका मतलब अनित्य भी है। तो प्रतिपक्ष सामने उभर करके आ रहा है ना, जहां प्रतिपक्ष सामने उभर करके आया वो प्रमाण का विषय हो गया। भाई इतना ही लगाना। छद्मस्त के ज्ञान का विषय चूंकि अनंत धर्मात्मक वस्तु नहीं है, इसलिए किसी को ये भ्रम हो कि छद्मस्त के ज्ञान का विषय पूरी वस्तु नहीं बनती है, इसलिए प्रमाण तो छद्मस्त के होगा ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना बनेगा। पूरी वस्तु का अर्थ यह है प्रतिपक्षी धर्म युगपत प्रकाशन में आ रहे हैं, इसका नाम है प्रतिपक्षी। समझ में आना है, प्रमाण के विषय छद्मस्त के ज्ञान का विषय बनना। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 208 पर। ये वाक्य तो हो गया, प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक, भेदा भेदात्मक है। फिर द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय का विषय। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय सामान्य, एक, नित्य एवं अभेद स्वरूप वस्तु अंश है, तथा पर्यायार्थिक न्याय का विषय विशेष, अनेक, अनित्य एवं भेद स्वरूप वस्तु अंश है। जिसमें उपयुक्त सब कुछ समाहित है, वह वस्तु प्रमाण का विषय है। अर्थात सामान्य विशेषात्मक, एकानेकात्मक, नित्यानित्यात्मक एवं भेदा भेदात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विचार करें तो क्या कहेंगे? प्रमाण की विषयभूत वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेषात्मक है। ठीक है। क्षेत्र की अपेक्षा, अभी वाक्य ऊपर से जोड़ना, प्रमाण की विषयभूत वस्तु क्षेत्र की अपेक्षा कैसी है? वाक्य वापस ऊपर से जोड़ो। प्रमाण की विषयभूत वस्तु काल की अपेक्षा, फिर आगे प्रमाण की विषयभूत वस्तु भाव की अपेक्षा। देखो, प्रमाण की विषयभूत उक्त वस्तु के द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश में एवं पर्यायार्थिक नय के विषयभूत पर्यायांश में द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की अपेक्षा विचार करें तो द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश में सामान्यत्व, अभेदत्व, नित्यत्व एवं एकत्व समाहित है, तथा पर्यायार्थिक नय के विषयभूत पर्यायांश में विशेषत्व, भेदत्व, अनित्यत्व और अनेकत्व समाहित है। ये सब बात हो चुकी है अपनी यहां इस चार्ट के माध्यम से। इसी विशेषता के कारण द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य एवं एक, ये सब द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। कुछ भी कह दो। पर्यायार्थिक नय के विषय को क्या क्या कह सकते हैं? हमने आपसे पूछा पर्यायार्थिक नय के विषय बताओ, बता सकते हैं? पर्यायार्थिक नय के विषय क्या क्या होंगे? विशेष, भेद, अनित्य और अनेक। देखो, उपयुक्त कथन का फलितार्थ माने इन सब से निष्कर्ष क्या निकला, ये सारी बातें कहकर के कहना क्या चाहते हो, उससे क्या स्पष्ट होगा? फलितार्थ यह हुआ कि उक्त नयों के संदर्भ में द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, ये सभी विशेषण विभिन्न अपेक्षाओं से द्रव्यार्थिक नय का विषय होने से एकार्थवाची हो गए। ये सब एकार्थवाची है या नहीं है? सामान्य, अभेद, नित्य, एक एकार्थवाची है या नहीं है? बोलो, क्या कहना है? एकार्थवाची कैसे होंगे? सब अलग अलग अपेक्षाओं से, कि भले ही अलग अलग अपेक्षाओं से हो लेकिन एक ही वस्तु को दिखा रहे हैं ना, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से दिखा रहे हैं, इसलिए एकार्थवाची कह दिया।
लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये अलग अलग अपेक्षाओं से दिए गए विशेषण हैं, इसलिए अंतर भी होगा। जब सामान्य विशेषण दिया है तो वो अलग अपेक्षा से है, अभेद नित्य एक विशेषण दिए हैं तो वो अलग अपेक्षाओं से है। कोई बात नहीं समझ में आए तो बोलना, आ रही है समझ में? देखो, अर्थात द्रव्य पद के ही पर्यायवाची रूप हो गए। इसका मतलब जब कभी हम शास्त्रों में ऐसे प्रयोग देखते हैं कि सामान्य को देखो, तो सामान्य को देखो मतलब द्रव्यार्थिक नहीं वाले पक्ष की बात है, वस्तु की बात है। जब हम कहते हैं वस्तु तो नित्य है, तो समझ लेना कि वो नित्य कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो, एक कहो, सब पर्यायवाची तो है। ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही वस्तु को दिखा रहे हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये सब द्रव्य के ही पर्यायवाची हैं। इस तरह पर्याय के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? विभिन्न अपेक्षाओं से, विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ये सब पर्याय के पर्यायवाची शब्द हो गए। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। यद्यपि एक दृष्टि से उपयुक्त शब्द एकार्थवाची हैं, एक अपेक्षा से, क्योंकि एक ही नए का विषय है और वस्तु के एक ही अंश को हाईलाइट कर रहे हैं, एक ही पक्ष को हाईलाइट कर रहे हैं। सामान्य, अभेद, नित्य, एक ने द्रव्य पक्ष को हाईलाइट किया, द्रव्य पक्ष ही हाईलाइट हो रहा है। वस्तु के दो मुख्य पक्ष हैं, एक द्रव्य और एक पर्याय। अभी आगे प्रश्न भी उठाया है इस तरह का कि गुण का क्या होगा, गुणार्थिक नाम का नय क्यों नहीं है? आप दो ही नय की बात कर रहे हो, एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। गुणार्थिक नय नहीं होगा, एक नहीं होना चाहिए। द्रव्य को देखने वाला द्रव्यार्थिक, पर्याय को देखने वाला पर्यायार्थिक और गुण को देखने वाला गुणार्थिक। तो बात करेंगे कि नहीं भाई, वस्तु के दो ही मुख्य पक्ष हैं, एक है द्रव्यार्थिक, एक है पर्यायार्थिक। दृष्टियां और पक्ष द्रव्य और पर्याय दो ही हैं। तो क्या कह रहे हैं? एक दृष्टि से उपयुक्त शब्द एकार्थवाची है, तथापि विभिन्न अपेक्षाओं से प्रयुक्त होने के कारण अपना भिन्न भिन्न भाव भी व्यक्त करते हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे जब हम यह कहें कि वस्तु पर्यायार्थिक नय से अनेक स्वरूप है, तो क्या समझना? बोलो, पर्यायार्थिक नय से अनेक स्वरूप है तो क्या समझना? सामने देख के बतलाओ। पर्यायार्थिक नय से अनेक स्वरूप है मतलब पर्यायार्थिक नय से यह कथन भाव अपेक्षा किया गया कथन है। क्या? जब हमने कहा, अभी वाक्य बदल बदल करके पूछो, एक्सरसाइज करो थोड़ी सी अपने उपयोग की। जब हमने कहा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, तो क्या समझना? कि ये काल अपेक्षा किया गया कथन है। शास्त्र में कहीं ऐसा लिख जाए, लिखा हुआ मिले, वक्ता जब कभी इस प्रकार के कथन करे अपने प्रवचनों में, ऐसी बात कहे द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य होती है, तो आप अपने दिमाग में अपने आप उस बात को समझ लो कि ये वक्ता के द्वारा कहा गया कथन काल की अपेक्षा से किया गया कथन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है। देखो, यही बात कहा यहां पर। जैसे जब हम ये कहें कि वस्तु पर्यायार्थिक नय से अनेक स्वरूप है, तो समझना चाहिए पर्यायार्थिक नय का यह प्रयोग भाव की अपेक्षा किया गया प्रयोग है, और इसमें वक्ता का अभिप्राय पर्यायार्थिक नय से भाव संबंधी विशेषता बतलाना है। ये दोनों लाइनों को अंडरलाइन कर लो, और अब जब भी कोई वाक्य बोलेंगे अपन किसी के बारे में, तो ये दो लाइनें बोलेंगे। क्या हो गया? पर्यायार्थिक नय का यह प्रयोग भाव की अपेक्षा किया गया प्रयोग है, और इसमें वक्ता का अभिप्राय पर्यायार्थिक नय से भाव संबंधी विशेषता बताना है। अब बदल सकते हैं अपन। जैसे मान लो अभी दूसरा बोलो, जैसे समझ लो हमने कहा अनेक, तो अनेक कहेंगे तो क्या समझना? ये तो यही हो गया। अभी बोलो विशेष। जब हमने ये कहा कि पर्यायार्थिक नय से वस्तु विशेष है, तो क्या समझना? ये वाक्य बोलो यहां से।
पर्यायार्थिक नय का यह प्रयोग द्रव्य की अपेक्षा किया गया प्रयोग है और इसमें वक्ता का अभिप्राय पर्यायार्थिक नय से द्रव्य संबंधी विशेषता बताना है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये दोनों लाइनों में फिट करना पड़ेगा आपको। सारे प्रयोग करके देखो ऐसे। अभी हमने दूसरा प्रयोग करो, अभेद। हमने ये कहा, वाक्य सुनो, किसी वक्ता ने अपने प्रवचन में कहा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु अभेद होती है। क्या वाक्य सुना हमने? द्रव्यार्थिक नय से वस्तु अभेद होती है। तो क्या अर्थ समझना? द्रव्यार्थिक नय का यह प्रयोग क्षेत्र की अपेक्षा किया गया प्रयोग है। इसमें वक्ता का अभिप्राय द्रव्यार्थिक नय से क्षेत्र संबंधी विशेषता बताना है। किसी के नहीं समझ में आ रहा हो तो बताना। सबके आ रहा है समझ में? कठिन तो नहीं है? आगे देखो, इसी प्रकार जब हम ये कहें, दो तीन एग्जांपल बतला रहे हैं, अपन ने तो पूरे 12 लगा सकते हैं अपन। इसी प्रकार जब हम ये कहें कि वस्तु पर्यायार्थिक नय से अनित्य है, ये तो प्रयोग बहुत होते हैं, अपन लोग भी बोलते हैं ना, पर्यायार्थिक नय से वस्तु अनित्य है। भाई वस्तु की अनित्यता ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। पर्यायार्थिक नय से वस्तु अनित्य है। तो क्या समझना चाहिए कि पर्यायार्थिक नय का यह प्रयोग काल की अपेक्षा किया गया प्रयोग है और इसमें वक्ता का अभिप्राय पर्यायार्थिक नय के काल संबंधी विशेषता बताना है। ठीक है? जिस प्रकार यहां भाव संबंधी एवं काल संबंधी विशेषताओं को उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। पर्यायार्थिक नय के दो पहलू बतला दिए ना उन्होंने, भाव संबंधी भी और काल संबंधी भी। उसी प्रकार क्षेत्र संबंधी एवं द्रव्य संबंधी विशेषताओं को भी समझ लेना चाहिए। द्रव्य और क्षेत्र संबंधी विशेषताओं को भी समझ लो। पर्यायार्थिक नय वाली विशेष और भेद, उनसे भी ऐसे ही वाक्य बन जाएंगे। हमने कहा पर्यायार्थिक नय से तो वस्तु भेद रूप होती है, आपको नहीं मालूम? पर्यायार्थिक नय से वस्तु भेद रूप है। तो क्या समझना? पर्यायार्थिक नय का यह प्रयोग क्षेत्र की अपेक्षा से किया गया प्रयोग है। इसमें वक्ता का अभिप्राय पर्यायार्थिक नय से क्षेत्र संबंधी विशेषता बतलाना है। आकाश ठीक है? देखो, जिस प्रकार यहां पर्यायार्थिक नय का उदाहरण देकर के बात स्पष्ट की गई है, उसी प्रकार द्रव्यार्थिक नय पर भी घटित कर लेना चाहिए। बोलो, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, इन चारों पर भी वही बात हो जाएगी। जब हमने कहा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु एक है, एक रूप है, माने ये जो एक रूपता जब भी दिखती है आपको, तो वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से दिखती है। तो क्या समझना? द्रव्यार्थिक नय का यह प्रयोग वस्तु के भाव की अपेक्षा से किया गया कथन है। इसमें वक्ता का अभिप्राय द्रव्यार्थिक नय की भाव संबंधी विशेषता बताना है। ये समझना पड़ेगा हमारे को। माने कितने शब्द हैं यहां? 12 शब्द हैं। चतुष्टय की अपेक्षा से प्रयोग किए गए 12 शब्द हैं। सामान्य, अभेद, नित्य एक, विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, सामान्य विशेषात्मक, भेदाभेदात्मक, नित्यानित्यात्मक और एकानेकात्मक, 12 शब्द हैं। तो 12 शब्दों को आधार बना करके 12 वाक्य बन सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, आपसे ये कहे कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से क्षेत्र की अपेक्षा देखने पर वस्तु कैसी है, द्रव्यार्थिक नय से क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु कैसी है, अभेद है। तो ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। और हमने कहा वस्तु को अभेद देखना, इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो फिर आप वो दोनों बातें कहोगे। सागर समझ में आ रही है बात? हमने कहा नित्य, तो आपके क्या बात समझ में आ रही है कि नित्य कहने पर द्रव्यार्थिक नय भी समझ में आ रहा है और काल अपेक्षा भी समझ में आ रहा है। दो बातें ख्याल में, कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा लो, एक शब्द उठाने पर दो बातें दिखनी चाहिए हमारे को। हमने कहा अभेद, तो अभेद कहने पर क्या क्या बातें दिखेगी? एक तो नय दिखेगा और एक किस एंगल से देख रहे हैं वो बात दिखेगी।
देखिए, यद्यपि द्रव्यार्थिक नय के विषय की सामान्य अभेद नित्य एवं एक संज्ञाएं भी है, द्रव्यार्थिक नय के विषय की ये सब संज्ञाएं भी है, तथापि द्रव्य यह संज्ञा अधिक वजनदार है। ठीक है ना? इसी प्रकार पर्यायार्थिक नय के विषय की भी यद्यपि विशेष भेद अनित्य एवं अनेक संज्ञाएं भी है, पर्यायार्थिक नय विषय की और पर्यायवाची भी है सब, तथापि पर्याय यह संज्ञा अधिक वजनदार है, क्योंकि इन द्रव्य और पर्याय संज्ञाओं के कारण ही तो इन नयों के नाम द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक पड़े हैं। इसलिए द्रव्य शब्द अधिक वजनदार है, वो द्रव्यार्थिक को दिखाता है। द्रव्य पक्ष वो वजनदार पक्ष है, पर्याय पक्ष वजनदार पक्ष है। अतः बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ध्यान देना। अतः यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकरण में मुख्य रूप से द्रव्यार्थिक नय के विषय की द्रव्य, क्या कहा? द्रव्यार्थिक नय के विषय की द्रव्य एवं पर्यायार्थिक नय के विषय की पर्याय संज्ञा जिनवाणी को अभिष्ट है। आज तक हम क्या पढ़ते रहे? द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? जो द्रव्य को विषय करे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? जो पर्याय को विषय करे उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। अब मैं उल्टी बात कह रहा हूं, ध्यान देना गायक। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? तो आपने कहा द्रव्य को विषय करे। अब मैं ये कह रहा हूं द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, ऐसा लगेगा। समझ में आई कुछ बात प्रांजल? द्रव्य किसे कहते हैं? अभी हमें ये द्रव्य की परिभाषा तुमसे यदि पूछी तो हमें ये नहीं सुनना है कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। हमें ये नहीं कहना है कि गुण पर्यवत द्रव्यम। हमें ये नहीं सुनना है सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य किसे कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है उसे द्रव्य कहते हैं। जो भी द्रव्यार्थिक नय का विषय होगा वो द्रव्य कहलाएगा। अब पर्याय किसे कहते हैं? बोलो। जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वो पर्याय है। तद्भाव है, परिणाम है, ऐसा कहकर के आप पर्याय की व्याख्या करो। गुणों में होने वाले प्रति समय परिणमन को पर्याय कहते हैं। द्रव्य और गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं। पर्याय एक समय की होती है, पर्याय क्षणिक होती है, पर्याय अनित्य होती है। ऐसे जो कथन किया आपने पर्याय के, बोले ये बर्दाश्त नहीं है हमारे को। आप ये परिभाषा लिखेंगे, इतनी सारी बातें पर्याय किसे कहते हैं इसके जवाब में, और नंबर मिलेगा 0। क्या बात कर रहे हो? हम शास्त्र दिखाते हैं आपको, यहाँ यही तो लिखा है पर्याय की परिभाषा। अरे भाई साहब, आपने भले ही सही लिखा हो, लेकिन आप नए चक्र के विद्यार्थी हैं। हमें तो नयों की भाषा में बतलाइए पर्याय किसे कहते हैं। जो भी पर्यायार्थिक नय का विषय हो वो पर्याय है। आप देखिए जरा, यहां आप पर्यायार्थिक नय के विषय को देखते हैं तो आप महसूस करेंगे आज तक आपने पर्याय के मात्र अनित्य वाले पक्ष को ही हाईलाइट किया है अपने उपयोग में। जब भी पर्याय कहते हैं तो आपको ये लगता है अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, यही दिखता है ना बस। लेकिन यहां क्या बतलाना चाह रहे हैं? मात्र अनित्य पक्ष ही नहीं देखना, यदि विशेष भी दिख रहा है वो भी पर्याय है। भेद दिख रहा है वो भी पर्याय है। समझ में आ रही है? अनित्य और अनेकता दिख रही है तो भी पर्यायार्थिक नय का विषय है, वो पर्याय है। माने अनेक को भी पर्याय कहते हैं, भेद को भी पर्याय कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यहां इस पैराग्राफ में बात कही है। मैं 2-4 लाइन पढ़ देता हूं, फिर कल अपन और चर्चा करेंगे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की परिभाषा के संदर्भ में भी। अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस प्रकरण में मुख्य रूप से द्रव्यार्थिक नय के विषय की द्रव्य एवं पर्यायार्थिक नय के विषय की पर्याय संज्ञा जनवाणी को अभिष्ट है। यहाँ द्रव्य और पर्याय शब्दों के अर्थ गुण पर्यायवत द्रव्यम तद्भाव परिणाम न होकर द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य एवं पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय, ये याद रखना। कल पूछूंगा द्रव्य पर्याय की परिभाषा। द्रव्य माने द्रव्यार्थिक नय का विषय, वे चाहे जो कुछ भी हो, सामान्य हो, अभेद हो, नित्य हो, एक हो, कुछ भी हो, द्रव्यार्थिक नय का विषय वो द्रव्य बस।
और पर्याय माने क्या कि पर्यायार्थिक नय का विषय वो पर्याय, फिर चाहे वो विशेष हो, भेद हो, अनित्य हो, अनेक हो, कुछ भी हो, बस वही अभिप्रेत है। अब यहाँ कुछ और बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे अपन, कि वो द्रव्य शब्द का प्रयोग प्रमाण के विषयभूत द्रव्य के अर्थ में भी होता है, द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य के अर्थ में भी होता है। ये सारी चर्चाएं करेंगे। आज की इस चर्चा में जो अपनी बात हुई है, इसमें दो महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। एक तो द्रव्य और पर्याय की परिभाषा वाला, और दूसरा द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और प्रमाण के विषय क्या हैं वो। तो उन अपेक्षाओं से 12 वाक्य आपको याद रखने, और द्रव्य और पर्याय इनकी परिभाषा आप लोगों को याद होनी चाहिए। शेष चर्चा कल करेंगे। हाँ वीर भगवान की